गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी साथी आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार फटाफट आप सारे के सारे बच्चे क्लियर कर दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। तो मेरे बच्चों, हरियाणा का जो इतिहास हमने कल स्टार्ट किया था, उसी इतिहास को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने स्टार्टिंग की थी मेरे बच्चों की, हरियाणा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है और उसका जो नामकरण है, यानी कि हरियाणा का जो नामकरण हुआ है वो 12वीं सदी के अंदर हुआ है। और 12वीं सदी के अंदर ही बच्चों जैसा हरियाणा आज हम लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, बच्चों ये हरियाणा जो शब्द है इसका वर्णन सबसे पहले 12वीं सदी के अंदर किया गया था। विभुत श्रीधर के द्वारा मेरे बच्चों इस शब्द का जो वर्णन है वो किया गया था। तो 12वीं सदी से पहले दिल्ली के साथ लगते इस क्षेत्र को किस किस नाम से पुकारा जाता था, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और हरियाणा का सबसे पहले जो प्रमाण हमें मिलता है वो सबसे पुराने वेद ऋग्वेद के अंदर मिलता है। फिर अथर्ववेद और मनुस्मृति के अंदर हरियाणा को कई नामों से पुकारा गया, जिसमें ब्रह्म है, ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्मा की उत्तरवेदी है, ब्रह्माव्रत है। ब्रह्माव्रत क्षेत्र की पहचान मेरे बच्चों करके दी गई कि ब्रह्माव्रत क्षेत्र सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच का क्षेत्र रहा। और जब इसकी पहचान हो जाती है तो इसे हम हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैंने महाभारत काल के बारे में आपको बताया कि महाभारत काल के अंदर हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि इसी क्षेत्र के अंदर आकर मेरे बच्चों आर्यवंशी कुरुओं ने शिवम अपने हाथों से यहाँ की जमीन को खोदकर कृषि योग्य बनाने का काम किया था। और यहाँ पर जो अब बहुत बड़ी मात्रा में अनाज पैदा हुआ तो इसका नाम हो जाता है बहुधान्यक प्रदेश। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर आर्यवंशी कुरुओं ने खेती बाड़ी की थी बच्चों, उस भूमि को आदि रूपा के नाम से जाना जाता था। महाभारत ग्रंथ का ही एक भाग है नकुल दिग्विजय, जो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। और इसके अंदर हरियाणा में नकुल की जीत के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हरियाणा को नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अंदर किस नाम से जाना जाता था, दसारण के नाम से। और दसारण का मतलब होता है 10 किले। तो यहां तक हम बातें क्लियर कर चुके थे। नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के बाद आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों एक पुराण जिसका नाम है सकंद पुराण। तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा का जो नाम आपको बदला हुआ नजर आएगा वो एक पुराण जिसका नाम है सकंद पुराण। और सकंद पुराण का एक भाग है कुमारिका। और इसी सकंद पुराण के कुमारिका खंड में बच्चों अपने हरियाणा का जो नाम लिखा पाया गया वो नाम लिखा पाया गया हरियाला। क्या नाम लिखा पाया गया? हरियाला या हरियाला। तो सकंद पुराण के कुमारिका खंड के अंदर मेरे बच्चों अपने हरियाणा का जो नाम लिखा पाया गया है वो क्या लिखा पाया गया है? हरियाला नाम लिखा पाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सकंद पुराण के बाद हम चर्चा करेंगे वर्धन काल की। वर्धन काल आप सभी जानते हैं जिसमें 6 शासक हुए। और मेरे बच्चों ये जो वर्धन काल है ना, ये आपका कौन सी सदी? 6ठी और 7वीं सदी का काल है। और वर्धन काल में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं वो आपके हर्षवर्धन हुए हैं। कौन हुए हैं? हर्षवर्धन हुए हैं, ठीक है।
मेरे बच्चों, वर्धन काल जो 6वीं सदी से शुरू हुआ और 7वीं सदी के अंदर ये समाप्त हो जाता है। इसी वर्धन काल के अंदर अपने हरियाणा को जिस नाम से पुकारा जाता था वो हरियाणा का नाम है श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद, ठीक है। और ये जो श्रीकंठ जनपद हम पढ़ रहे हैं, इस श्रीकंठ जनपद की जो राजधानी थी, मतलब अपने हरियाणा की जो राजधानी थी मेरे बच्चों, वो कौन सी होती थी? इस श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी थानेसर। थानेसर। श्रीकंठ जनपद नाम अपने इस क्षेत्र हरियाणा को जिसने दिया था वो नागवंश के शासक थे। तो आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नाम किस वंश के शासकों ने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो नाम है ये नागवंश के शासकों के द्वारा मेरे बच्चों दिया गया था। नागवंश के शासकों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और श्रीकंठ जनपद की जो राजधानी है थानेसर, ये घोषित की थी किसने? पुष्यभूति ने। थानेसर को बच्चों श्रीकंठ जनपद की राजधानी सबसे पहले किसने घोषित किया था? पुष्यभूति ने। और पुष्यभूति ही वर्धन वंश का संस्थापक माना जाता है बच्चों। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। और पुष्यभूति के द्वारा ही इसकी जो राजधानी है वो थानेसर क्या की जाती है मेरे बच्चों? घोषित की जाती है। इसके बाद हरियाणा का जो नाम बदला पाया गया वो एक ग्रंथ के अंदर बदला पाया गया, और इस ग्रंथ का नाम है पाषाण जरीव। पाषाण जरीव नामक जो ग्रंथ है मेरे बच्चों, ये ग्रंथ विबुध श्रीधर के द्वारा ही रचित है। और इस ग्रंथ के अंदर अपने हरियाणा का जो नाम लिखा पाया गया बच्चों, वो पाया गया हरियाणाए, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि हरियाणा का ये जो नाम है ये कौन से ग्रंथ के अंदर लिखा पाया गया है, तो आप बोलेंगे पाषाण जरीव नामक ग्रंथ जो विबुध श्रीधर के द्वारा लिखा गया मेरे बच्चों, उसी के अंदर हरियाणा को हरियाणाए के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। एक और ग्रंथ जिसमें हरियाणा का एक अलग नाम लिखा पाया गया है उसका नाम है अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश नाम की एक पुस्तक और इसी अखंड प्रकाश नामक पुस्तक को लिखने वाले जो हैं बच्चों, उनका नाम है धरणीधर। यह पुस्तक धरणीधर के द्वारा रचित है। और अखंड प्रकाश जो धरणीधर के द्वारा रचित है, इस पुस्तक में हरियाणा का जो नाम लिखा पाया गया वो लिखा पाया गया है हरिबाणाक। क्या लिखा पाया गया है? हरिबाणाक। तो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था बच्चों? धरणीधर की पुस्तक अखंड प्रकाश के अंदर हरिबाणाक के नाम से पुकारा
जाता था। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार भाई। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम। और थोड़े से ही आपको मुश्किल शब्द लगेंगे, लेकिन मुश्किल इसलिए लगेंगे क्योंकि इनको आप पहली बार सुन रहे होंगे। और इन्हीं शब्दों की यदि आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार इनको पढ़ोगे, तो मेरे बच्चों ये आपको अपने आप आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी चीज़ जब हम पहली बार सुनते हैं, देखते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने को मुश्किल लगती है, लेकिन यदि हम 3-4 बार उस शब्द को अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो शब्द अपने आप अपने को आसान लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा का जो बदला हुआ नाम नजर आता है, वो आता है मेरे बच्चों चाहमन अभिलेख के अंदर। चाहमन का मतलब यहां पर चौहान है। चाहमन अभिलेख या चौहान अभिलेख। ठीक है। और इस अभिलेख के अंदर अपने हरियाणा को जिस नाम से पुकारा गया, जो पेपर में भी आपसे पूछा गया है, वो मेरे बच्चों हरियाणा के नाम से। किसके नाम से? हरियाणा के नाम से। तो चाहमन अभिलेख या चौहान अभिलेख के अंदर अपने हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? हरियाणा के नाम से पुकारा गया है मेरे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान के बिजोलिया से एक और अभिलेख प्राप्त हुआ। चाहमन अभिलेख भी राजस्थान से प्राप्त हुआ है, और इससे अगला जो मैं लिखवा रहा हूं, ये बिजोलिया अभिलेख भी मेरे बच्चों राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और राजस्थान से प्राप्त कई अभिलेखों में अपने हरियाणा के बारे में जानकारी मिलने का काम है। राजस्थान से प्राप्त कई अभिलेख, उनके माध्यम से अपने हरियाणा के बारे में जानकारी अपने को प्राप्त होती है। तो एक अभिलेख है जिसका नाम है बिजोलिया अभिलेख। ठीक है। और इसी बिजोलिया अभिलेख के अंदर हम बात करें तो अपने हरियाणा को जिस नाम से संबोधित किया गया है मेरे बच्चों, वो नाम है हरितानक। हरितानक। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो एक और अभिलेख पालम बाओली अभिलेख, दिल्ली से यह प्राप्त हुआ है। पालम बाओली अभिलेख जो कहां से प्राप्त हुआ? जो दिल्ली से प्राप्त हुआ। और दिल्ली से प्राप्त इस पालम बाओली अभिलेख के अंदर अपने हरियाणा का जो नाम लिखा पाया गया, वो हरियाणाक। क्या लिखा पाया गया है? हरियाणाक लिखा पाया गया है मेरे बच्चों। ठीक है। तो यहां तक बातें क्लियर हुई। दिल्ली से ही एक और अभिलेख प्राप्त हुआ जिसके ऊपर 1328 ईस्वी अंकित था, और यह अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक का बताया जाता है। तो 1328 ईस्वी अंकित इस अभिलेख के ऊपर 1328 ईस्वी अंकित मेरे बच्चों था, और ये है किसका अभिलेख? मोहम्मद बिन तुगलक। और मेरे बच्चों इस अभिलेख के अनुसार अपने हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया है।
धरती पर सवरग, यदि धरती के ऊपर कहीं सवरग है तो मेरे बच्चों वो अपना हरियाणा है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का 1328 ईस्वी अंकित अभिलेख हरियाणा के बारे में बताने का काम कर रहा है। तो ये कुछ ग्रंथ थे, कुछ किताबें थी जहां पर मेरे बच्चों अपने हरियाणा को हरियाणा के अलावा अन्य नामों से पुकारा गया है। इन ग्रंथों और किताबों के अलावा भी कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने हरियाणा को अलग अलग नाम देने का काम किया। वो कौन से विद्वान हैं? उन विद्वानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दिए गए हरियाणा को नाम। प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। बच्चों, इन विद्वानों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एच आर गुप्ता। डॉक्टर एच आर गुप्ता। और डॉक्टर एच आर गुप्ता ने अपने हरियाणा को मेरे बच्चों जिस नाम से पुकारा वो नाम है आरियाना। तो हरियाणा को आरियाना नाम से किसने संबोधित किया है? डॉक्टर एच आर गुप्ता ने। और आरियाना का मतलब है मेरे बच्चों आर्यों का घर। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को क्या बोला है? आरियाना बोला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक विद्वान हुआ है यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार। और यदुनाथ सरकार ने मेरे बच्चों हरियाणा को जिस नाम से संबोधित किया वो है हरियाला। और हरियाला का मतलब होता है हरा भरा अक्षेत्र। तो हरा भरा क्षेत्र होने के कारण यदुनाथ सरकार नाम के एक विद्वान ने हरियाणा को हरियाला के नाम से पुकारा। बच्चों, एक विद्वान हुए हैं महाराज कृष्ण। और महाराज कृष्ण ने हरियाणा को जिस नाम से संबोधित किया वो नाम है हरना या हवम। और हरना और हवम का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लूटपाट की जाती हो। तो हरियाणा को लूटपाट का अड्डा बोल दिया मेरे बच्चों किसने? हरियाणा को लूटपाट का अड्डा बोलने वाला विद्वान है महाराज कृष्ण, जिसने इस क्षेत्र का नाम हरना या हवम बताया। एक विद्वान हुए हैं बच्चों डॉक्टर जी सी अवस्थी। डॉक्टर जी सी अवस्थी। और डॉक्टर जी सी अवस्थी नाम के विद्वान ने ये जो हरियाणा है बच्चों इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई है। हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? ऋग्वेद से हुई है। तो ऋग्वेद से उत्पन्न हरियाणा शब्द की उत्पत्ति बताने वाले विद्वान हैं डॉक्टर जी सी अवस्थी। एक और विद्वान है जिसका नाम है राहुल सांकृत्यान। बच्चों, इससे बड़ा पंडित आज तक भारत के अंदर नहीं हुआ। राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान से जब बड़ा पंडित आज तक भारत में नहीं हुआ तो इन्हें भारत का महापंडित कहा जाता है। भारत का महापंडित राहुल सांकृत्यान है बच्चों।
और राहुल शांकरतान ने अपने ग्रंथों में, अपनी किताबों में हरियाणा को जिस नाम से पुकारा वो नाम है हरिधानक्य। हरिधानक्य, ठीक है। तो बच्चों 12वीं सदी से पहले अपने हरियाणा को इन अलग अलग नामों से क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग ग्रंथों और किताबों के अंदर पुकारने का काम किया है। तो यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे ज्योति, बहुत अच्छे, ठीक है। तो एक बार जितनी भी बातें यहां तक हमने पढ़ी हैं आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों के ये समझ में आ रहा होगा ना कि मैं आपको क्या पढ़ा पा रहा हूँ, यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फटाफट बताइएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने पहली क्लास में बताया था कि मैं आप लोगों को ऐसा इतिहास पढ़ाऊँगा कि आप कहीं से भी पढ़े हों XYZ आज तक, हरियाणा के अंदर या हरियाणा के बाहर, आपको ऐसा इतिहास हरियाणा का पढ़ने को कहीं से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों सारे के सारे जितने भी पार्ट हमारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो सारे के सारे पार्ट हम इसी बैच के अंदर डिस्कस करेंगे। हिमांशी शर्मा, आपसे ऑफलाइन पढ़ी हूँ, लास्ट टाइम 1 नंबर से रह गई थी। कोई बात नहीं गुड़िया, अब की बार आराम से आप जॉब लगोगी, और पिछली बार जो कमी रह गई थी अब की बार उस कमी को आप दूर कीजिएगा, ठीक है। और ऑफलाइन पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, अब आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है। ज्योति बोल रही है सर मैं भी हरियाणा जी के टीच करती हूँ, आप अच्छा पढ़ाते हो, मैं भी बैचेज में ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे ज्योति, आप भी पढ़ा रहे हो हरियाणा जी के, तो खुशी की बात है। और आप मेरे से भी अच्छा पढ़ाओ बच्चों को, ये शुभकामनाएं हैं मेरी। चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। अब देखिएगा ये था हरियाणा का नामकरण। हरियाणा के 12वीं सदी से पहले जो जो नाम बदले हैं, जिन जिन ग्रंथों के अंदर, जिन जिन पुस्तकों में अलग अलग विद्वानों ने अपने दिल्ली के साथ लगते इस क्षेत्र को जो अलग अलग नामों से पुकारा है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अपने हरियाणा का जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में हमें कहाँ से पढ़ने को मिलता है, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले कौन से वो सोर्स हैं, कौन से वो स्रोत हैं, जिन स्रोतों के सहारे हमने हरियाणा के इतिहास को समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की। हरियाणा के इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी बातें मेरे बच्चों जानने का अपने को क्या है मौका मिला। तो वो हमारे कौन कौन से ग्रंथ हैं, हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले जो स्रोत होंगे वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि हरियाणा के इतिहास के बारे में हमें कहां कहां से जानकारी मिलती है। तो हेडिंग डालिएगा आप सारे के सारे, हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत। हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत। तो मैं आपको वो सोर्स बता रहा हूं जहां से हरियाणा के इतिहास को मेरे बच्चों जाना गया है। हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं, उन सारे के सारे स्रोतों को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। पहला जो स्रोत होगा उन स्रोतों को हम बोलेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत का मतलब है मेरे बच्चों जो भी किताबें हैं, जो भी ग्रंथ हैं, जो भी वेद हैं, जो भी आरण्यक हैं, जो भी वेदांग हैं, जो भी पुराण हैं, जहां पर हरियाणा के
बारे में लिखा गया है, हरियाणा के बारे में जानकारी जहां से हमें मिलेगी, जहां पर लिखा हुआ है उस लिखे हुए को हमने पढ़ा और अपने हरियाणा के इतिहास के बारे में जानने की हमने कोशिश की, वो सारे के सारे सोर्स आपके क्या कहलाएंगे, साहित्यिक स्रोत कहलाएंगे। तो ये जो साहित्यिक स्रोत हम पढ़ेंगे तो इनके अंदर मेरे बच्चों हम वेदों के बारे में चर्चा करेंगे, वेद के साथ साथ हम पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम आरण्यक के बारे में चर्चा करेंगे, ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, एटसेट्रा। साहित्यिक स्रोत के बाद हम बात करेंगे बच्चों, दूसरा जो स्रोत होगा हमारा वो होगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि हम जमीनों की खुदाई करेंगे और जमीनों की खुदाई करने के बाद उस खुदाई से हमें जो जो चीजें मिलेंगी, हरियाणा के अंदर खुदाई करने के बाद जो जो चीजें हमें मिलेंगी, तो उन खुदाई के दौरान प्राप्त हुई वस्तुओं को मेरे बच्चों हम स्टडी करके हरियाणा के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे स्रोत आपके पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे। जब भी हम जमीन की खुदाई करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होते हैं, या तो आपको कोई सिक्का प्राप्त होगा, प्राचीन सिक्के, उन सिक्कों की सहायता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस किस का शासन रहा होगा, ठीक है। अब मान के चलेगा हर्षवर्धन के सिक्के यहाँ प्राप्त हुए हैं सोनीपत से, तो इसका मतलब सोनीपत मेरे बच्चों हर्षवर्धन के अधिकार क्षेत्र में रहा होगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के सिक्के यदि यहाँ से प्राप्त हुए होंगे तो हरियाणा कभी ना कभी मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा रहा होगा। तो सिक्कों के साथ साथ जब हम जमीन की खुदाई करते हैं तो हमें प्राचीन मूर्तियां भी प्राप्त होंगी। उन मूर्तियों की वास्तुकला को समझकर हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से साम्राज्य का यहाँ पर मेरे बच्चों अधिकारक क्षेत्र रहा है। मूर्तियों के साथ साथ अपने को अभिलेख प्राप्त होंगे और उन अभिलेखों के ऊपर हरियाणा के इतिहास के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, हरियाणा के इतिहास के बारे में अपने को जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे खुदाई के दौरान सामग्री प्राप्त होगी, उन सामग्री उन वस्तुओं के माध्यम से जब हम हरियाणा के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसा स्रोत आपका क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत कहलाएगा। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर मेरे बच्चों हम सिक्के वगैरह, प्राचीन मूर्तियां, अभिलेख, इत्यादि इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत की। तो सबसे पहले हम मेरे बच्चों किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सर साहित्यिक स्रोत की। जो हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। और जो मेरे बच्चों साहित्यिक स्रोत है, इसको अच्छे से समझने के लिए इस साहित्यिक सामग्री को हम 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है, और इन 5 भागों में मेरे बच्चों हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य की, ठीक है। वैदिक साहित्य के बाद हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथों की। बौद्ध धर्म ग्रंथ के बाद मेरे बच्चों हम चर्चा करेंगे जैन धर्म ग्रंथ की। फिर हम बात करेंगे बच्चों महाभारत ग्रंथ की, क्योंकि पूरा का पूरा महाभारत का जो युद्ध है 18 दिन तक अपने हरियाणा में ही लड़ा गया है, कुरुक्षेत्र में। तो इस महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर हरियाणा के बारे में बहुत सारी जानकारी अपने को मिलेगी। और 5वां जो भाग होगा वो होगा मेरे बच्चों विदेशी विवरण। बहुत सारे जो विदेशी इतिहासकार
विदेशी शासकों के साथ भारत आए थे तो उन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर हरियाणा क्षेत्र के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। तो उन सारे के सारे विवरण को मेरे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। तो साहित्यिक सामग्री, साहित्यिक स्रोतों को अच्छे से डिस्कस करने के लिए इनको हम 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चों हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की, कि वैदिक साहित्य जो है यहाँ से हमें हरियाणा के बारे में किस किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप सारे के सारे, नंबर 1 वैदिक साहित्य। वैदिक का मतलब वेदों से है बच्चों, वैदिक का मतलब किससे है, वेदों से है। ठीक है। यदि हम बात करें ऋषि मुनियों की, तो ध्यान रखना है कि ऋषि मुनियों के अनुसार बच्चों सभी वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है, आरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल। तो आरण्यक का मतलब क्या होगा, वो ग्रंथ जो जंगल में बैठकर ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हों, वो जंगल के अंदर बैठकर, वनों के अंदर बैठकर लिखे जाने वाले ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरण्यक। ठीक है। आदि की जो रचना हुई है मेरे बच्चों, वो कहाँ हुई है, हरियाणा में हुई है। हरियाणा में हुई है। ठीक है। तो ऋषि मुनियों का मानना है कि ये सारे के सारे बहुमूल्य ग्रंथ हरियाणा के अंदर ही लिखे गए हैं। मेरे बच्चों हम बात करें तो चाहे गीता की बात करें, हम महाभारत की हम बात करें, ये जो बहुमूल्य हमारे ग्रंथ हैं, महर्षि वेदव्यास द्वारा सरस्वती नदी के किनारे बैठकर हरियाणा में ही की गई है बच्चों। और हरियाणा के अंदर कहाँ की गई है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर की गई है। वेदों के अंदर अपने हरियाणा के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। हरियाणा का जो प्राचीनतम प्रमाण है, तो मेरे बच्चों हरियाणा का प्राचीनतम प्रमाण वेदों से ही अपने को मिलता है। और वो वेद कौन सा है, वो ऋग्वेद है। वेदों के अंदर ही बताया गया है कि हरियाणा के अंदर प्राचीन समय में 2 महत्वपूर्ण नदियां बहा करती थी, जिसमें एक नदी सरस्वती थी और दूसरी नदी दृष्टि थी। सरस्वती व दृष्टि नदियों के बहने का उल्लेख बच्चों इन ग्रंथों के अंदर हरियाणा में बहने का उल्लेख इन ग्रंथों के अंदर अपने को मिलता है। इन्हीं ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही की गई। सृष्टि की जो रचना है
वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा कहां से की गई है मेरे बच्चों? कुरुक्षेत्र से की गई है सर। ठीक है, ग्रंथों के अंदर ही बताया गया है कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी हरियाणा के अंदर हुआ करता था। और भगवान विष्णु का स्थायी निवास हरियाणा के अंदर कौन सी जगह को माना गया है? वैसे तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास मेरे बच्चों पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्षीर सागर बताया गया है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास बताया गया है वो बताया गया है एक सरोवर जिसको हम बोलते हैं सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर, और सन्निहित सरोवर जो है मेरे बच्चों ये कहाँ है सर? कुरुक्षेत्र के अंदर है। 7 पवित्र सरस्वती नदियों का संगम ही कहलाता है सन्निहित सरोवर। और इस सन्निहित सरोवर में यदि आप स्नान करते हैं तो दुखी और भटकती हुई आत्माओं को क्या मिल जाती है मेरे बच्चों? शांति मिल जाती है। तो एक ऐसा सरोवर जिसके अंदर स्नान करने से हरियाणा के अंदर दुखी और भटकती आत्माओं को शांति मिलती हो, वो कौन सा सरोवर होगा? वो सन्निहित सरोवर होगा। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रंथ हैं हमारे अथर्ववेद के अंदर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ इस क्षेत्र को ब्रह्माव्रत, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा की उत्तरवेदी ब्रह्म के नाम से जाना जाता था। ब्रह्माव्रत हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम था। तो ये सारी की सारी अहम जानकारी हरियाणा के बारे में हमें इन वेदों से, इन ग्रंथों से पता चलती है। इन ग्रंथों के अलावा हम बात करें तो वैदिक साहित्य के अंदर ही बच्चों कुछ पुराण हैं, और उन्हीं पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है वामन पुराण। तो वामन पुराण से भी अपने को हरियाणा के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। वामन पुराण जो है ये भी हरियाणा के बारे में क्या देता है? जानकारी देता है। वामन पुराण हम बात करें तो ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया पुराण है बच्चों। महर्षि वेदव्यास द्वारा संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया यह पुराण है। वामन का मतलब होता है नाटा, छोटा, जिसका छोटा कद होता है उसी को वामन बोलते हैं। और भगवान विष्णु ने एक छोटे कद का अवतार लिया था, और भगवान विष्णु के उस छोटे कद के अवतार को ही हम क्या बोलते हैं? वामन अवतार बोलते हैं। और भगवान विष्णु के उस छोटे कद की महिमा का गुणगान महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में एक पुराण लिखकर किया, और उस पुराण का नाम है मेरे बच्चों वामन पुराण। तो वामन पुराण के अंदर किसकी महिमा का गुणगान किया गया है बच्चों? भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया गया है। तो भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। वामन का मतलब नाटा होता है, बोना होता है, छोटा होता है। तो भगवान विष्णु के वामन अवतार से यह संबंधित है। वामन अवतार से संबंधित है। और ये जो मैं वामन पुराण आपको बता रहा हूं जो महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में लिखा, तो मेरे बच्चों इस वामन पुराण में हरियाणा के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसी पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में सबसे पहले अपने को जानकारी मिलती है। हरियाणा में बहने वाली नदियों का सर्वप्रथम वर्णन कौन से पुराण में मिलता है? इसी पुराण में। हरियाणा में बहने वाली सारी नदियां जितने उस समय बहा करती थी, तो हरियाणा में बहने वाली सभी नदियों का वर्णन और हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों प्राचीन समय में कितनी नदियां बहा करती थी? तो 9 नदियां बहा करती थी। कितनी नदियां बहा करती थी? 9 नदियां। ठीक है, और इन 9 नदियों के अंदर हम बात करें तो मेरे बच्चों एक आपकी सरस्वती नदी थी, एक आपकी हिरण्यवती नदी थी,
मेरे बच्चों एक हम बात करेंगे अंशुमति थी, एक नदी का नाम मधुश्रवा था, मधुश्रवा था, एक नदी का नाम दृश्यदती था, दृश्यदती नदी, ठीक है। एक नदी का नाम आपगा था, कौन सी नदी? आपगा नदी, ठीक है। मेरे बच्चों आपगा नदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बहने का क्या किया करती थी? काम किया करती थी। इसीलिए आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपगा नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थान स्थित है। तो दयालपुर नाम का जो गांव है मेरे बच्चों, वो आपगा नदी के किनारे ही क्या होता था? अस्थित होता था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सातवीं जो नदी थी वो थी वैतरणी। हरियाणा के अंदर बहने वाली वामन पुराण के अनुसार सातवीं नदी थी वैतरणी। आठवीं जो नदी थी बच्चों वो थी कौशिकी, कौशिकी। और नौवीं जो नदी थी ना उसका नाम था मंदाकिनी। तो ये 9 नदियां हरियाणा के अंदर बहा करती थी। इस बारे में जानकारी देता है कौन सा पुराण? वामन पुराण, जो महर्षि वेदव्यास के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया, भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में बताने का काम करता है, ठीक है। रोहित भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। तो एक बार अच्छे से लिख, पहले तो क्लियर भाषा में लिखा कर क्या पूछना चाहता है। डॉक्टरों वाली लैंग्वेज मत लिखा कर, मेरे ना समझ में आती तेरी ये बात। तो एक बार फटाफट अच्छे से लिख क्लियर, फिर मैं बताता हूं। यहां तक नोट कर चुके हो मेरे बच्चों? अब जब ये नदियां बहा करती थी 9, तो सीधी सी बात है उन नदियों के आसपास पेड़ पौधे भी होते होंगे, क्योंकि जहां से कोई नदी नहर गुजरती है उसके दोनों ओर तो पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों जब ये 9 नदियां बहती थी तो इन 9 नदियों के चारों ओर, 9 नदियों के दोनों ओर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी हुआ करते थे, जिनको जंगल कहा जाता था, वन कहा जाता था। और हरियाणा के अंदर इन जंगलों की संख्या, जहां से ये 9 नदियां बहा करती थी, उनकी संख्या 7 वामन पुराण में ही बताई गई है। तो हरियाणा के अंदर प्राचीन समय में जो बड़े जंगल हुआ करते थे वो 7 बड़े जंगल हुआ करते थे, और उन्हीं 7 बड़े जंगलों के बीचों बीच 9 नदियां, ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहने का काम किया करती थी। तो उन 7 वनों के बारे में, उन 7 जंगलों के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार बताइएगा यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों की? तो स्टार्टिंग की जो 3-4 क्लास है ना हिस्ट्री में, बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप हरियाणा इतिहास के बारे में मेरे बच्चों जानते होंगे। जब वर्धन वंश की हम बात करेंगे, जब आगे चल के मेरे बच्चों हम मध्यकालीन इतिहास में चर्चा करेंगे मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान की, उसके बाद जो हमारे अन्य वंश आएंगे जिसमें गुलाम वंश आएगा, ठीक है, तुगलक वंश आएगा मेरे बच्चों, खिलजी वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, लोधी वंश आएगा, फिर उसके बाद हम शेरशाह सूरी सूर वंश को पढ़ेंगे, साथ के साथ फिर बाद में हम मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो ये आप इंडियन हिस्ट्री में भी सुनते आए हैं, तो वहाँ से आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम हरियाणा के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये स्टार्टिंग की जो 3-4 क्लास है ना, ये आप लोगों के लिए नई होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से मैं चलूँगा। सर फिजिकल कब से शुरू होंगे? फिजिकल की अभी कोई अपडेट नहीं है मनदीप कुमार, ठीक है। जब भी कोई अपडेट होगी तो आप लोगों के लिए वीडियो पक्का हम बनाएंगे। तो अभी फिजिकल का कोई भी अता पता नहीं है। तब तक आप लोग मेरे बच्चों तैयारी करते रहिएगा। और अभी आप फिजिकल की इतनी जल्दी क्यों किए हुए हो बच्चों? अभी तो अपना सिलेबस पेंडिंग है, तो पहले तो तुम दुआ करो कि पेपर थोड़ा सा लेट हो हमारा, ताकि हम अच्छे से एक बार में ही सिलेबस सारा का सारा कवर कर लें। क्योंकि नौकरी लगने का मौका ऐसा तो है नहीं कि हर साल आता है, हर 6ठे महीने नौकरी लगने का मौका आता है, नहीं बच्चों। 4-4, 5-5 साल में एक भर्ती पूरी होती है हरियाणा में, ठीक है। तो 4-4, 5-5 साल में जब भर्ती पूरी होती है तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको।
हाँ, एग्जाम के टाइम करेंगे रोहित, एमसीक्यू सेशन यूट्यूब के ऊपर मैं करवाया करूँगा। तो मैराथन क्लासेस में आप लोगों के लिए लिया करूँगा, हरियाणा वाले बच्चों के लिए, अपने रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल के ऊपर। तब तक तुम सिलेबस करो अच्छे से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ये जो 7 बड़े जंगल हैं इनके बारे में। चलेगा। तो बच्चों ये जो 9 नदियां हैं ये 7 बड़े जंगलों के बीचों बीच बहने का काम किया करती थी। तो इस वामन पुराण के अंदर हरियाणा के 7 बड़े जंगलों का, वनों का भी वर्णन है। तो वामन पुराण में हरियाणा के सात बड़े वनों का वर्णन है बच्चों। ये 7 बड़े वन कौन से? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कामोदा वन। बच्चों कामोदा वन, कामोदा नाम से वन हुआ करता था, जंगल हुआ करता था हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये जो कामोदा वन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही वन है बच्चों जहां पर पांडवों ने वनवास के दौरान 8 वर्ष बिताने का काम किया था। पांडवों ने यहाँ पांडव जो थे मेरे बच्चों, जिनको वनवास भोगना पड़ा था, और उसी वनवास के दौरान वो 8 वर्ष के लिए जिस वन में रुके थे मेरे बच्चों, उसे हम कामोदा वन बोलते हैं। और जब उन्होंने यहां पर रहने का काम किया था, तो इसी वन में मेरे बच्चों द्रौपदी के द्वारा इसी वन में पांडवों के लिए क्या लगाई गई थी? रसोई लगाई गई थी। रसोई का मतलब खाना वगैरह पकाने का काम द्रौपदी ही किया करती थी बच्चों, क्योंकि द्रौपदी बहू थी और खाना पकाने का काम बहू का ही होता है। ठीक है। तो द्रौपदी द्वारा किस वन के अंदर पांडवों के लिए रसोई लगाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए वो वन आपका कौन सा वन था? कामोदा वन था। कामोदा वन के बाद दूसरा जो वन है मेरे बच्चों वो काम्यक वन, आपको ध्यान रखना है। काम्यक वन। तीसरा जो वन है उसका नाम था सूर्यवन। चौथा जो वन है मेरे बच्चों उसका नाम फल्की वन। फल्की वन, ठीक है। फल्की वन जो है ये हरियाणा के कैथल वाले इलाके में स्थित था। जो कैथल वाला इलाका है ना, वहां पर फल्की वन। और इस वन के अंदर बैठकर एक ऋषि ने तपस्या की थी। उस ऋषि का नाम है फल्गु।
फल्गु ऋषि द्वारा तपस्या। इसी वन के अंदर, फल्की वन के अंदर। ठीक है, फल्की वन के बाद मेरे बच्चों एक वन का नाम था द्वैत वन। पांचवा जो वन था उसका नाम है द्वैत वन। बच्चों ये द्वैत वन कौन सा है? ये वो वन है जहां पर राजा कुरु ने हल चलाकर अक्षेत्र को आबाद करने का काम किया था। तो ध्यान रखना है, राजा कुरु द्वारा इस क्षेत्र में हल चलाकर इसे आबाद किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, पेपर में पूछा भी गया है कि राजा कुरु ने कौन से वन में हल चलाकर क्षेत्र को आबाद किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाओगे तो वहां पर आपको नजर आएंगे बच्चों। ठीक है, आपको वहां पर नजर आएंगे। 5 वन हो चुके हैं। छठा वन जो है उसका नाम है बच्चों अदिति वन। और 7वां जो वन होता था उसका नाम है व्यास वन। तो ये 7 वन, और इन्हीं 7 वनों के बीचों बीच कितनी नदियां बहती थी? ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इन 7 वनों के बीचों बीच 9 नदियां बहती थी। और इन 7 वनों में आपको ये 3 वन अच्छे से याद रखने हैं। कामोदा वन आपको याद रखना है, फल्की वन आपको याद रखना है, द्वैत वन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा कुरु ने इस वन के अंदर सबसे पहले हल चलाया था और कृषि योग्य बनाया था, इसको आबाद किया था मेरे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा वामन पुराण के साथ साथ एक और पुराण मैं आप लोगों को बताता हूं जो हरियाणा के बारे में जानकारी देता है। वैदिक साहित्य का ही ये पार्ट होगा पुराण। और वामन पुराण के अंदर सारी की सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण या इसे हम बोल सकते हैं शिव पुराण। यह भी महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है बच्चों? ये भी सर महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है। और महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित इस शिव पुराण के अंदर, जिसे हम वायु पुराण भी बोलते हैं, और इस वायु पुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। तो इसी पुराण के अंदर बताया गया है कि भगवान हनुमान का जो जन्म हुआ था ना, वो हरियाणा में ही हुआ था। और भगवान हनुमान को माता अंजनी ने जिस जगह के ऊपर बच्चों जन्म दिया था वो जगह कैथल थी। तो भगवान हनुमान की जो जन्म स्थली आप कैथल पढ़ते हो, ये कहाँ लिखा पाया गया है कि भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था? तो भगवान हनुमान की जन्म स्थली कैथल है, ये शिव पुराण के अंदर लिखा पाया गया है। इसीलिए कैथल के अंदर अंजनी का टिल्ला आप पढ़ते हो, ये वही टिल्ला है जहां पर माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म देने का क्या किया था? काम किया था। ठीक है, तो मेरे बच्चों साहित्यिक सामग्री में पहला जो पार्ट है वैदिक साहित्य, ये अपना कंप्लीट हुआ। मंडे को जो अपनी क्लास होगी, कल तो अपनी क्लास नहीं होगी, वो रिवीजन का दिन आप लोगों के लिए निर्धारित कर दिया है कि 5 दिन में जो होता है वो आप सैटरडे और संडे 2 दिन आप क्या कर सको? रिवाइज कर सको। ठीक है, तो मेरे बच्चों मंडे को जो हम पढ़ेंगे वो बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हरियाणा के बारे में जानकारी देते हैं। जैन धर्म से जुड़े हुए भी बच्चों हरियाणा के अंदर
बहुत सारी जानकारी देने वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार था। हरियाणा के अंदर जैन धर्म को मानने वाले भी लोग पहले भी थे और आज भी हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ के बाद मैं पूरा का पूरा महाभारत ग्रंथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके अंदर कितने अध्याय हैं, गीता कौन से अध्याय से ली गई है, नकुल दिग्विजय कौन से पर्व से लिया गया है, कितने दिन ये युद्ध चला था, ये युद्ध हुआ ही क्यों था, ये तमाम बातें हम करेंगे। तो मेरे बच्चों, साथ के साथ फिर लास्ट में हम बात करेंगे विदेशी विवरण के बारे में। कुछ इतिहासकार आप लोगों को बताऊंगा जो हरियाणा के बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत हमारे कंप्लीट हो जाने के बाद हम पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग इसी तरह जी तोड़ मेहनत करते रहिएगा। परिणाम की चिंता मत कीजिएगा, रिजल्ट आपके हक में आएगा यदि आप मेरे बच्चों जी तोड़ मेहनत इस समय कर रहे होंगे। थैंक यू, बाय बाय।